हेलो एवरीवन। तो जो हमारी निःशुल्क एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कक्षा 6 की जो भूगोल है जो कक्षा 6 की एनसीईआरटी बुक है जिसका आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 में क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल। क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल। तो ये है पृथ्वी हमारा आवास। तो इसके अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं कि हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिए, चैप्टर सेकंड भी और चैप्टर थर्ड भी, फिर इसके बाद चैप्टर फोर्थ भी। चैप्टर फिफ्थ में क्या था? पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, ये इसको भी कंप्लीट कर लिए। आज देखने वाले हम चैप्टर नंबर 6। में क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थलमंडल, मतलब कि पृथ्वी पर कौन कौन से स्थलमंडल हैं, इसके बारे में हम आज विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें देख लीजिएगा कि ये चैप्टर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 में क्या है? पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, मतलब कि पृथ्वी पर कौन कौन से स्थल रूप हैं, जिसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कुछ स्थलों को जरूर देखा होगा, जैसे कि आप जिसमें हम देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान है, मतलब कि एक समान नहीं है। जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी कैसी है? गोल है। इसकी सतह क्या है? सभी जगह एक समान नहीं, मतलब कुछ जगह कुछ और अलग है, कुछ जगह कुछ और अलग है, और इसी वजह से वह एक समान नहीं है। तो पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल या स्थलमंडल कुछ, जैसे कि पृथ्वी है, पृथ्वी पर अनगिनत मतलब कि जिनको गिना नहीं जा सकता, इस प्रकार के क्या है? स्थलमंडल हैं। जैसे कि कुछ ऊंचे नीचे या कुछ जगह पर क्या है? समतल एक समान दिखाई देती है। तो फिर आप स्थलमंडल के परिणाम स्वरूप बनते हैं। इस प्रकार से जो स्थल स्वरूप हैं वह दो प्रकार के परिणाम स्वरूप बनते हैं। जैसे कि आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं वह धीरे धीरे गति हो रहा है, मतलब कि जानकर यह आश्चर्यचकित होना, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे कि हम एक मैदान पर खड़े हैं, जैसे कि हमारा क्या ये क्या है? हमारा मैदान। हमको यहाँ पर हम खड़े हैं, इसको देखकर हमको यह आश्चर्यचकित होते हैं कि यह मैदान क्या है? वह पृथ्वी रोटेट करती है, तो उसी तरह के यहाँ मैदान भी क्या है? घूमता रहता है। परंतु हमको तो एहसास नहीं होता कि मैदान घूम रहा है, पर वह ऐसा होता है। तो फिर इस प्रकार जैसे धीरे धीरे क्या करता हुआ है? घूमता या गति करता है। जैसे कि पृथ्वी लगातार गति करते रहती है, ठीक उसी प्रकार भी क्या है? मैदान भी क्या है? वह धीरे धीरे करके क्या गति करते रहते हैं, मतलब कि धीरे धीरे करके घूमते रहते हैं। और प्रथम आंतरिक प्रक्रिया, जो इसकी प्रक्रिया के कारण क्या होता है? बहुत बड़े स्थानों पर, जैसे कि एक बहुत बड़ा स्थान है जो पृथ्वी की सतह पर ऊपर उठ जाता है। जैसे कि पृथ्वी क्या है? गोल है। इनका जो कुछ ऊपरी भाग जो होता है ठोस होता है, जिसमें कि खुरदुरे या अनेक प्रकार की क्या होती है, इसमें थोड़ा थोड़ा उबड़ खाबड़ सी जगह बन जाती है और कहीं कहीं क्या होता है? धंस जाता है। इस वजह से क्या होता है? वह ऊपर सी थोड़ी थोड़ी सी उड़ जाती हैं। देखते हैं फिर क्या आप जानते हैं, तो इसके बारे में देखते हैं कि पहाड़ी या वह स्थलीय भाग है जहाँ आसपास की भूमि कैसी होती है? ऊंची, कुछ जगह ऊंची होती है, कुछ जगह नीची होती है, इस प्रकार से उठी हुई रहती है। जैसे कि आप देखेंगे कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर खड़ी और 8000 मीटर से अधिक ऊंचे पर क्या होते हैं? पर्वत होते हैं, जो कि 8000 से अधिक ऊंचे होते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं इस चित्र में कि पर्वत है जो कुछ ऊंचा है, पठार है, और फिर आप इसमें देखेंगे पर्वत श्रृंखला कुछ ऊंची ऊंची होती है, पहाड़ी श्रृंखला है, मैदान भाग जिसमें कि वह क्या होता है? वह समतल होते हैं। और इस प्रकार के बिनारिका है, स्थल संधि है, तट है, प्रायद्वीपी है, और फिर हाष्टा है, हंगीन है, इस प्रकार से उनको दर्शाया जाता है। तो फिर आप इसमें देख सकते हैं कि इनको किस प्रकार से दर्शाया गया है। आओ कुछ करके सीखें। इसमें पर्वत श्रृंखला बनना, जैसे कि आपको यह बहुत मात्रा में कागज़ के समान होता है। जैसे कि कागज़ों पर एक मेज पर रखिएगा और फिर कागज़ को अपने हाथों से दोनों तरफ क्या होता है? फोल्ड कीजिएगा। फोल्ड करने के बाद जैसे कि हमारे पास ये कागज़ है,
इस कागज़ को हम क्या करें, धीरे धीरे करके ऐसा फोल्ड करें। ऐसा फोल्ड करने से क्या होता है, इस प्रकार की जो श्रृंखला बनती है इसे क्या कहते हैं, पर्वत। जैसे कि ऊंचा हुआ उठाई देता है, जैसे कि इस प्रकार इस चित्र में दर्शाया गया है, ठीक उसी प्रकार क्या होती है, ये क्या बन जाती है, ये ऊंची चोटी के रूप में बन जाती है। तो फिर आप इसमें देखेंगे कि यह दूसरी बाह्य प्रक्रिया स्थल से लगातार क्या बनने या टूटने की प्रक्रिया, मतलब कि धीरे धीरे बनना फिर टूटना, फिर इस प्रकार से क्रिया क्या होती है, लगातार बनती रहती है या चलती रहती है, जिस वजह से वह पर्वतों का निर्माण होना, फिर पर्वतों का घिसना अपर्दन हो जाने के कारण तो क्या होता है, पर्वत नीचे धीरे धीरे करके बैठने लगता है। यह क्या होता है, यह अपर्दन की क्रिया है जो सदैव नीचे हो जाती है, जिसके कारण निक्षेपण होता है। तो यह प्रक्रिया फिर इनका पुनः निर्माण करती है। निर्माण करने के कारण ये क्रिया क्या होती है, यह प्रतिक्रिया क्या होती है, वह इनका निर्माण करने के साथ दो प्रकार के बहती रहती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जल का बहना वायु तथा बर्फ के द्वारा होता है। जल का बहना क्या होता है, वायु और एवं बर्फ के द्वारा इनका निर्माण होता है। जैसे ये प्रक्रिया बहते हुए जल के कारण ये दो स्थल रूपों में, जैसे कि बहुत अधिक ऊंचाई है और फिर अचानक से ढाल आना, जैसे कि ये ऊंचाई है फिर इसके बाद इसमें क्या होता, अचानक से धीरे धीरे करके ढालनुमा बन जाते हैं। तो इस तरह से पर्वत, जैसे कि ये पर्वत है, फिर इसके मैदानी भाग या तो ये पठारों का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से इनको वर्गीकृत हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि पर्वत है, पर्वत यह पृथ्वी की सतह पर अधिक ऊंचाई पर है। क्या है, पृथ्वी की सतह पर अधिक ऊंचाई पर है। तो फिर इसमें आप देख सकते हैं पर जो अधिक ऊंचाई पर है, तो जिसे क्या कहते हैं हम, शिखर या छोटा शिखर। पर्वत का शिखर छोटा तथा आधार पर चौड़ा होता है। इसका शिखर क्या होता है, वह छोटा होता है। आधार जो है क्या है, स्थलीय भाग में जैसे के कारण ये फिर इस प्रकार के बन जाता है, जिसके कारण यह क्या कैसा बन जाता है, यह चौड़ा हो जाता है। जैसे कि आप फिर इसके आसपास के क्षेत्र देखोगे तो कुछ बहुत ऊंचा होता है, कुछ पहाड़ी बादलों के कारण वह ऊंचे होते हैं। जैसे कि ऊंचाई इसकी ऊंचाई पर हो जाएंगे, इसी का ऊंचाई पर अधिक होने के कारण इनकी जलवायु क्या होती है, वह ठंडे होती है। तो इसमें कुछ पर्वत है जो क्या होते हैं, हमेशा पर्वतों में क्या होता है, हमेशा क्या जमी रहती है पर्वतों पर, बर्फ जमी रहती है, जिसके कारण वह धीरे धीरे बहती रहती है। क्या बहती है, बर्फों से क्या है, नदियाँ, इसमें बर्फ की नदियाँ धीरे धीरे करके बहती रहती है। इनको क्या कहते हैं, इन्हें हम हिमानी कहते हैं। जैसे कि ये बर्फ है, ये बर्फ का ऊंचा स्थल है, इनसे जो बर्फ क्या होती है वह धीरे धीरे करके क्या बहती रहती है, किसमें, नदियों के समान नदियों में बहती रहती है। इसी कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें हम हिमानी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको, हिमानी बोलते हैं। इस कारण क्या होता है, ये हिमानी बर्फ के रूप में बहते रहती हैं। और फिर क्या होता है, इन्हें क्या कहते हैं, हम हिमानी कहते हैं। और यह पर्वतों से जैसे नीचे आती है तो आके कहाँ पर चली जाती है, समुद्र में चली जाती है। समुद्र में के भीतर चले जाते हैं तो फिर इन्हें हम, जिन्हें आप नहीं देख सकते, मतलब कि ये समुद्र में आकर वो पानी के रूप में इस तरह से जाकर कहाँ चली जाती है, समुद्र में चली जाती है, जिन्हें हम आसानी से नहीं देख सकते, क्योंकि समुद्र का जल जो होता है वह कठोर होने के कारण ही पर्वतीय क्षेत्र में बहुत कम लोग इसमें निवास करते हैं। क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र जो होता है जहाँ पर बर्फ़ रहती है, जिसकी वजह से क्या है, जीवन रहना असंभव हो जाता है। मतलब कि ठंड इतनी ज़्यादा अधिक होती है जिसकी वजह से वहाँ पर जीवन रहना असंभव हो जाता है। इस वजह से वह खड़ी ढालनुमा या धरातल खड़ी ढालनुमा होते हैं, जिस पर कृषि योग्य भूमि भी कम, क्योंकि जिस वजह से यहाँ बर्फ़ का क्षेत्र अधिक बर्फीला होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, कृषि करने योग्य भूमि नहीं बनती, यानी बहुत कमी होती है। फिर पर्वतों की रेखा पर आप एक व्यवस्थित श्रृंखला के रूप में दर्शाएगा। जैसे कि आप इससे चित्र में देख सकते हैं, ये पर्वत है, बहुत ज़्यादा ऊंचा है, इस वजह से ऊबड़ खाबड़ और फिर बलित पर्वत धीरे धीरे करके भूप्रकृति का निर्माण करते जाते हैं। इस वजह से इनका निर्माण चलता रहता है। तो ये बलित पर्वत होते हैं जो कि कहा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे कि बहुत से पर्वतीय क्षेत्र क्या होते हैं, वह समांतर श्रृंखला वाले होते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक फैले होते हैं। मतलब कि इनके पर्वतीय क्षेत्र जो होते हैं कुछ सीमा तक क्या होते हैं, वह समांतर फैले रहते हैं और सैकड़ों किलोमीटर तक ये फैले रहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हिमालय है, आल्पास है और एंडिस क्रमशः यह क्या होता है, एशिया में, यूरोप में और दक्षिण अमेरिका में। आप हिमालय देखोगे आप तो
एशिया में मिलेगा, यूरोप में देखो तो आल्पास पर्वत मिलेगा, और एंडीज देखोगे तो आप कहाँ पर मिलेगा, दक्षिण अमेरिका में। यह पर्वत श्रृंखला है जो पर्वतों की ऊंची क्रमशः यानी कि भिन्न भिन्न आकार में अलग अलग रूपों में क्या होती है, भिन्नता को प्रदर्शित करती हैं। आप देख सकते हैं कि पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बलित पर्वत है, बृहस्पति पर्वत है, और फिर क्या है, ज्वालामुखी पर्वत है। हिमालय तथा आल्पास पर्वत क्या होते हैं, ये बलित होते हैं। क्या, बलित पर्वत। कौन से पर्वत, हिमालय पर्वत और आल्पास पर्वत क्या है, ये बलित है, जिसकी सतह हमेशा उबड़ खाबड़ या नीच ऊंच से या शंक्वा आकार की होती है। इस टाइप से नीची ऊंची या ऐसे कुछ प्रकार से या शंक्वा आकार की दिखाई देती है। यह भारत के जैसे कि आप भारत में देख सकते हो कि आरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला, आरावली श्रृंखला। जैसे कि आप देखोगे ये आरावली श्रृंखला है। आरावली श्रृंखला क्या है, यह बहुत बलित या बहुत पुरानी पर्वत श्रृंखला है। जैसे कि अपरदन इसके कारण से इसमें श्रृंखला घिस जाती है। अपरदन के होने के कारण ये क्या होता है, धीरे धीरे करके वह है श्रृंखलित या घिसने लगता है। घिसने के कारण क्या होता है, यह कला विकसित हो जाती है। इस वजह से जैसे कि आप देखोगे कि इसका यूराल पर्वत श्रृंखला है जो दिखाई देती, इसका कुछ गोलाकार दिखाई देते हैं। जैसे कि कुछ है इसमें बहुत पुराने क्या है, बलित पर्वत है, बहुत बड़े भाग में क्या है, ये टूट जाता है, जिसके कारण यह है विस्थापित ऊर्ध्वाकार रूप में क्या हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, इसे भंसुत पर्वत का निर्माण करते हैं। कौन सा पर्वत का निर्माण करते हैं, भंसुत पर्वत का निर्माण करते हैं। जैसे कि उठे हुए खंड, इसके जो उठे हुए खंड होते हैं वह क्या है, उत्खंड है, जो कि हास्ट या नीचे धसे हुए खंडों में द्रोणित का, खंडों में क्या होते हैं, द्रोणित, जिसे क्या बोलते हैं हम, ग्रावेन बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, खंडित होते हैं उन पर्वतों को क्या कहते हैं, ग्रावेन कहते हैं। यूरोप की राइन घाटी, जैसे कि आप यूरोप में जाओगे, यूरोप की कौन सी घाटी, राइन घाटी है, तथा इसमें वासेम पर्वत है। कौन सा पर्वत, वासेत पर्वत। वासेत पर्वत है जो इस तरह, यूरोप का कौन सा पर्वत है, वासेत पर्वत है। इस प्रकार हम देख सकते हैं पर्वत तंत्र का उदाहरण मिलता है। जैसे कि आप एटलस में देखोगे ना, विश्व मानचित्र में इस तरह की स्थिति को दर्शाया जाता है, जिसकी इसकी आकृति भिन्न या कुछ और अन्य उदाहरणों से हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि आप ज्वालामुखी पर्वत या ज्वालामुखी क्रिया के कारण बनते हैं, किस कारण बनते हैं। अफ्रीका में जैसे आप देखोगे माउंट किलिमंजारो, कौन सा, अफ्रीका का मिलेगा आपको माउंट किलिमंजारो। जापान का फ्यूजियामा पर्वत, कौन सा, फ्यूजियामा, जापान का कौन सा, फ्यूजियामा पर्वत। इस तरह के पर्वत का उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। फिर आप इस डायग्राम में देख सकते हैं उत्खंड भ्रंश, किस प्रकार से ये जमीन का कुछ भाग क्या है, नीचे धस गया, कुछ भाग क्या, जैसे कि आप देख सकते हैं ये भाग धसा हुआ, फिर ये भाग उठ गया, फिर यहाँ से कुछ भाग यहाँ का धस गया, फिर यहाँ से उठ गया, फिर धस गया। इसके कारण से यह पर्वतों का निर्माण ऊपर उबड़ खावड़ द्रोणी श्रृंखला या भ्रंश के आकार में ये बदलते रहता है। जैसे कि आप देखेंगे पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। कैसे लाभदायक होते हैं, पर्वत जल संग्राहक होते हैं। क्या होते हैं, संग्राहक होते हैं, और बहुत सी नदियां, स्रोत या हिमानियों में होते हैं। उदाहरण के लिए आप देखो के होते हैं, तथा इसमें सिंचाई और पनबिजली, मतलब कि पनबिजली का मतलब क्या है, बिजली उत्पादन के लिए इसमें इससे बिजली उत्पादन भी की जाती है। जैसे कि नदी घाटियाँ हैं, वेदिका हैं, कृषि के लिए उपयुक्त होती है। नदी क्या होती है, कृषि योग्य भूमि, उसको सिंचाई, उसका नदी का जो पानी है उससे सिंचाई में काम लिया जाता है। इस प्रकार वनस्पति जैसे कि आप देखेंगे उसमें जीव जंतु भी पाए जाते हैं, जिसमें हम ईंधन है, चारा है, आश्रय तथा दूसरे उत्पादक जैसे कि गोंद है, रेजिन है। गोंद से क्या क्या मिलता है, इसमें गोंद मिलेगा, और रेजिन इत्यादि क्या करते हैं हम इससे प्राप्त करते हैं, जिस वजह से क्या है यह अत्यधिक सुंदर दिखाई देती है। और सुंदरता देखने के लिए बहुत इसमें सुंदर देखने के लिए, मतलब कि यह बहुत अधिक सुंदर दिखे, इसलिए इसमें इसकी यात्रा करते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के जैसे कि पैराग्लाइडिंग, हैंग मिलेगा, ग्लाइडिंग,
स्लाइंग है, फिर रिवर्स है, राफ्टिंग है और स्कीइंग है। पर्वतों में के प्रचलित खेल हैं, जैसे पर्वतों में जो प्रचलित खेल है उनको बारे में किया जाता है। आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों का पता लगा सकते हैं जहां पर आप खेले जाते हैं, जो खेल खेले जाते हैं कहाँ पर, हिमालय पर। जैसे कि आप इसमें देखेंगे कि हम क्या हुआ, अत्यधिक मैग्मा, जैसे कि ये ज्वालामुखी का निर्माण होता है जो धीरे धीरे कर गया है, क्या होता है, ये ज़मीन है, ज़मीन के अंदर ये लावा क्या है, दबा हुआ रहता है। जब इसमें विस्फोटन की प्रक्रिया होती है तो वह धीरे धीरे करके वह ज्वालामुखी जो होता है वह गर्भ से निकलता है, यहाँ से कि यह लाल मैग्मा के रूप में निकलता है और फिर बाहर जाकर यह क्या होता है, ठंडा हो जाता है, जिसके कारण यहाँ बहुत सी मिट्टियाँ एकत्रित या जमा हो जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, इसे लावा कहा जाता है, जो कि बाहर निकली हुई मिट्टी को अंदर से लावा के रूप में बाहर निकल जाता है, जिस फूट कर जमीन से बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से ऊपर की जो इसका जो मुहाना क्रेप केप आकार की, कैप के आकार की ये क्या होती हैं, यह ऊपर जम जाती है, जिसमें आप ज्वालामुखी शंकु के रूप में दिखाई देती है। जैसे कि आप देखोगे इसमें ज्वालामुखी पर्वत है और फिर इसमें खेलिंग के बारे में दिखलाया गया है कि पर्वतों में किस प्रकार स्काइलिंग खेला जाता है उसके बारे में दर्शाया गया। तो आप इसमें देखोगे पठार है, पठार से उठी हुई पर्वतों के बारे में, एवं सपाट भूमि होती, पर्वत में क्या होती है, एक उठी हुई और क्या होती है, वह सपाट भूमि होती है। इसके आसपास के क्षेत्रों में आप देखोगे कुछ अधिक भाग ऊंचा उठा हुआ रहता है तथा इसके ऊपरी भाग को क्या कहा है, मेज के समान, या ये जैसे कि आप देखोगे ये मेज है, मेज नीचे वो पैर लगे, इसमें इसके समान क्या दिखाई देता है, इसके समान यह है चपटा या सपाट दिखाई देता है, जैसे पठार या एक से एक अधिक किनारे पर जिसके ढाल खड़े रहते हैं। इसमें क्या रखे होते हैं, क्या खड़े होते हैं, ढालनुमा खड़े होते हैं, जिसमें आप पठारों में प्राय कुछ 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक हो सकती है। जैसे कि आप देखोगे यह क्या होती है, 100 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की यह सपाट दिखाई देते हैं। या पुराने या पर्वतों के पठार की तरह नए पुराने हो सकते हैं। जैसे कि दक्कन के पठारों में, पुराने पठारों में एक है, जैसे कि दक्कन के पठारों में मिलेगा, पुराने पठारों में मिलेगा आपको। फिर क्या है, केनिया है, तंजानिया है, युगांडा है, पूर्वी अफ्रीका के पठार एवं ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी पठार हैं, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी पठार है उसका उदाहरण भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखोगे कि तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसकी ऊंचाई मध्य समुद्र में 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। कितनी है, 4000 से लेकर 6000। फिर इसमें आप देखोगे कि यह पठार क्या होता है, यह बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि इनमें कई प्रकार के खनिजों की क्या होती है, इसमें प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते, क्या, खनिज। यही कारण है कि विश्व में बहुत खनन के क्षेत्र में पठारी भागों में स्थित है। जैसे अफ्रीका का पठार में, अफ्रीका के पठार में आपको क्या देखने को मिलेगा, इसमें सोने और हीरे की खानें क्या मिलते हैं, इसमें सोने एवं हीरे के खनन मिलते हैं के लिए अधिक प्रसिद्ध हो। जैसे कि आप देखोगे भारत में छोटा नागपुर का पठार, भारत में क्या है, छोटा नागपुर के पठार किसके लिए, यहाँ पर आपको मिलेंगे लोहा मिलेगा, कोयला मिलेगा, मैग्नीज के बहुत बड़े बड़े भंडार है। कहाँ पर, भारत के छोटा नागपुर के पठार में। पठारों में कुछ बहुत है, बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं, मतलब कि पठारों में इसमें क्या हो सकते हैं, बहुत से छोटे मोटे या जलप्रपात हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे नदी अधिक ऊंचाई पर गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार क्या हुआ है, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित। कहाँ पर है, भारत में आप देखोगे छोटा नागपुर का जो पठार है ना, वह कौन सी नदी पर स्थित है, स्वर्ण रेखा पर। यहाँ पर एक सवाल बन सकता है कि भारत का छोटा नागपुर का पठार किस नदी पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी, स्वर्ण रेखा नदी पर। कौन सी नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, जिसका जलप्रपात आप देखोगे कि कहाँ पर मिलेगा, कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा जलप्रपात है, जोंग जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात, जोंग जलप्रपात। इस प्रकार के जलप्रपातों में आपका उदाहरण जैसे कि लावा का पठार, जिसमें कि क्या होती है, लावा का जो निकलता है, लावा का जो पठार होता है ना, उसमें जब अंदर से बहुत मात्रा में कौन सी मिट्टी निकलती है, इसमें काली मिट्टी का प्रचुर मात्रा होती है, जो कि उपजाऊ एवं खेती के लिए बहुत अच्छी है, काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि पठार में स्थलीय या फिर क्षेत्रों में जैसे पर्यटन के लिए बहुत आकर्षित होते हैं। कौन सा क्षेत्र, जो पठारी क्षेत्र होता है।
फिर आप इसमें देखेंगे क्या, मैदानी भाग। मैदानी भाग क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं? तो मैदानी भाग में आप समतल भूमि में क्या बहुत बड़े भाग हैं, क्या होते हैं ये बहुत बड़े भूभाग होते हैं। ये सामान्यतः मध्य समुद्र से लेकर क्या होते हैं 200 मीटर से अधिक ऊंचे होते हैं। किससे? समुद्री की तल से 200 मीटर अधिक ऊंचे नहीं हो सकते, मतलब इससे ज़्यादा नहीं हो सकते, इससे कम हो सकते हैं। जैसे कि मैदान में काफ़ी समतल होते हैं, इसमें उर्मिल तथा तारांकित हो सकते हैं। क्या होते हैं? उर्मिल हो सकते हैं और तारांकित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान में क्या है, नदियाँ और उनकी सहायक नदियाँ। अधिकांश मैदान जो होते हैं इसमें से क्या होती हैं, नदियाँ निकलती हैं और नदियों की कुछ सहायक नदियाँ भी के द्वारा ही बनी होती हैं, जिसमें नदियाँ पर्वतीय ढालों के नीचे की ओर बहती है, अपरदित कर देती हैं। अपरदित पदार्थों के साथ साथ क्या होता है, इसमें कई तरह से आगे और धीरे धीरे करके आगे ले जाती है। तो अपने साथ में क्या करती है, बहुत सारे ढेर मलबा, जैसे कि बालू है, पत्थर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसकी एग्जाम्पल लें हम, ये नदी चल रही है। नदी के साथ साथ क्या होता है कि ये ज़मीन के अंदर में जो भी है, जैसे कि बालू है, पत्थर है और बहुत से जो अन्य प्रकार के तत्व है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके चली जाती है। कौन? नदियाँ। तो इस प्रकार से क्या होता है, निक्षेप बनते हैं जिसमें मैदानों का निर्माण धीरे धीरे ये तो चली जाती है जहाँ पर नदियाँ इनको इनमें बालू पत्थर जो होते हैं ना, उनको धीरे धीरे कर ले जाकर एकत्रित कर देती है, जहाँ बहुत बड़े क्या बन जाते हैं, मैदान बन जाते हैं, मैदानी भाग बन जाते हैं। तो आप इसमें देखोगे सामान्यतः मैदान के जो मैदानी भाग नदियों के द्वारा जो तत्व बहा कर ले जाए जाते हैं, उन तत्वों में जो वहाँ की मिट्टी होती है, वहाँ की मिट्टी क्या होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि उस जगह की उस मैदान में क्या है कि उपजाऊता अधिक बढ़ जाती है, जिसके कारण फसलों को अधिक उत्पादकता मिलती है। यहाँ पर परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए से मैदान विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला भाग है। इस प्रकार के मैदान में क्या है, जहाँ पर अधिक मात्रा में क्या रहती है, जनसंख्या मतलब कि लोगों का निवास स्थान होता है। जैसे आप फिर देखोगे कि नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान इसलिए उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं, इसीलिए वह है एशिया में स्थित समतल कौन सा, गंगा और ब्रह्मपुत्र। एशिया में देखोगे आप तो जैसे कि इधर से क्या आए, गंगा नदी, इधर से आई क्या, ब्रह्मपुत्र। जब दोनों नदियों का निर्माण होता है ना, जब दोनों नदी मिलती है तो इनसे जो बहा कर लाए गए सेडिमेंट रहते हैं ना, तो उनको एकत्रित कर लिया यहाँ एकत्रित हो जाते हैं। यह क्या करते हैं, ये एकत्रित हो जाते हैं, जिससे क्या करते हैं, ये डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा का निर्माण करने के साथ साथ क्या होते हैं, यहाँ का जो मिट्टी का बहाकर लाई जाती है इन नदियों के द्वारा, तो ये क्या होती है, बहुत अधिक उपजाऊ होती है। उपजाऊ होने के कारण वह खेती करने योग्य हो जाती है, जिसमें कि फसल की उत्पादकता बहुत अधिक मात्रा में अच्छी या काफ़ी होती है, जिससे कि देश में मैदानी जनसंख्या क्षेत्र वाला बन जाता है। तो अब देखते हैं हम इसमें स्थल रूप एवं लोग, मतलब कि स्थल में किस तरह से यानी लोगों का निवास स्थान है। तो स्थल रूप में आप विभिन्न रूप से मानव में विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। स्थल में क्या है, मानव विभिन्न तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में जीवन कठिन है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में जीवन असंभव है या बहुत कठिन है, क्योंकि वहाँ के तापमान शरीर के तापमान से अधिक रहता है। इस वजह टेम्परेचर की वजह से वहाँ पर रहना थोड़ा कठिन होता है। जैसे कि आप मैदानी क्षेत्र में जाओगे, जीवन पर्वतीय क्षेत्र में तुलना में काफ़ी सरल है, जो कि मैदानी क्षेत्र में किसकी अपेक्षा, पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा मैदानी क्षेत्र में जीवन बहुत ही सरल या संभव है। इसीलिए आप इस चित्र में देख सकते हैं कि किस तरह से जीवन व्यतीत करते हैं लोग। तो फिर आप इसमें देखोगे कि किस तरह से ये उगाना, फसलों को, घर बनाना, सड़कें का निर्माण करना पर्वतीय क्षेत्र की तुलना में अधिक आसान होता है। जैसे कि घर और सड़कों का निर्माण करना मैदानी क्षेत्रों में बहुत आसान होता है। ठीक उसके विपरीत हम जब पर्वतीय क्षेत्र में जाएं तो वहाँ सड़कें और क्या होते हैं, सड़कें या घर बनाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि वहाँ पर इतनी आसानी से नहीं बन पाते हैं। किसकी अपेक्षा, मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा। और लोगों का रहना सहना तरीके में बहुत काफ़ी अंतर हो जाता है पर्वतीय क्षेत्र की अपेक्षा। इसमें कुछ अंतरों में भी बता सकते हैं, जैसे कि आप
देखोगे भूकंप है, ज्वालामुखी है, उद्गार है, तूफान है, बाढ़ है का बहुत ही विनाश कर देते हैं, निर्माण कर देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसमें कि आकस्मिक घटना के बारे में जागरूकता पैदा करके इनमें आने वाले खतरों को हम कम कर सकते हैं। हम कितने भी तरीके से जल एवं स्थल का उपयोग कर में ला सकते हैं। इसका पता करने के लिए आसपास के क्षेत्रों में से लोगों क्षेत्रों में लगा सकते हैं, जो कि आसपास क्षेत्र है, हम किस तरह से इसका पता लगा सकते हैं। इस पे हम गलत या सही तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि उपजाऊ भूमि मकानों का निर्माण करना। ठीक इसी प्रकार हमें लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी पर लोग जो होते हैं वह किसी भी तरीके से जो कूड़ा करकट है ना, उसको ले जाकर कहाँ पर फेंक देते हैं, पानी पर फेंक देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वहाँ पर पूरी गंदगी फैल जाती है। गंदगी फैलने के साथ वहाँ का पानी बहुत प्रदूषित हो जाता है, जो कि प्रकृति में वह महत्वपूर्ण है, जो कि महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग है। इस प्रकार हम नहीं कर सकते हैं। उपलब्ध भूमि में केवल हमारे ही उपयोग के लिए नहीं है, मतलब जो भूमि है वह उपयोग करने के लिए सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं, बाकी सभी जीव जंतु या प्राणियों के लिए भी उतनी सुरक्षित, उतनी ही आवश्यक या ज़रूरत पड़ती है जितने की मनुष्यों के लिए। आप फिर इसमें देखते हैं स्वच्छ भारत मिशन क्या है। स्वस्थ शरीर के लिए मस्तिष्क में स्वच्छ शरीर जो होता है वो मस्तिष्क में निवास करता है, और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ पर्यावरण विशेष है। मतलब कि जिस प्रकार हम स्वस्थ शरीर के लिए क्या जरूरी है, मस्तिष्क का स्वस्थ होना। मस्तिष्क स्वस्थ होने के लिए क्या जरूरी है कि हमें आसपास का पर्यावरण कैसा रहना चाहिए, वह साफ सुथरा रहना चाहिए, जिसमें पर्याप्त मात्रा में जल है, वायु है, स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकता इस प्रकार से सुलभ कराने के लिए होती है। जैसे कि आप देखोगे भारत सरकार के द्वारा स्वस्थ भारत मिशन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे कि आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि प्रदूषित नदियों को किस प्रकार से प्रदूषित किया जाता है, और फिर आप इसमें देखिए 1 से 10 से तक देखिए, और प्रत्येक में चित्र संख्या 2, 3, 1, 2 और 7 में दिखाए गए स्थल रूपों के बारे में देख सकते हैं। ये देखिएगा, ये मैदानी भाग, रेतीले भाग है, ये समुद्र है, रेतीले भाग है, ये समुद्र नदियां हैं, किस प्रकार से इनको दर्शाया गया। जैसे कि इसमें भी आप देख सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में देखिएगा, पर्वतीय क्षेत्रों में इस प्रकार से मकानों का निर्माण होता है, ये फसलें हैं, और फिर इसमें ये मकानों का निर्माण है, और फिर ये नदियों में कुछ जो पोर्ट के जो बोट के जरिए क्या घूमते हैं। और फिर ये देखिएगा मैदानी क्षेत्रों में ये भेड़ बकरियाँ, जैसे चित्र 4-5 में इस प्रकार से दिखाई दे, चित्र 3 और 8 में इस प्रकार से जल कीड़ा करते हुए, और इसमें बताया गया चित्र 1 से 10 में तथा परिवहन के बारे में बतलाया गया है, जैसे कि इसमें दिखाया गया। और फिर इस तरह से दोस्तों हमने आज चैप्टर 6 से इस तरह से हमने कंप्लीट किए। आप देखते हैं इनके कुछ क्वेश्चन। प्रमुख स्थल में कौन कौन से हैं, पर्वत एवं पठार में क्या अंतर है, और पर्वतों के विभिन्न प्रकार से भिन्न कौन से पर्वतों के प्रकार बताइए, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, मनुष्यों के लिए किस प्रकार से पर्वत उपयोगी हैं, इसके बारे में, मैदान का निर्माण किस प्रकार होता है इसके बारे में बतलाइए, और नदियों के द्वारा मैदान सघन जनसंख्या वाले होते हैं क्यों, और पर्वतों में जनसंख्या कम होती है क्यों, क्योंकि जनसंख्या होने का कारण है कि वहाँ की गतिविधियाँ या उसकी अपेक्षा मैदान में ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर बड़ी आसानी से रहना, जीवन यापन करना संभव हो सकता है, बट मैदानी भागों की अपेक्षा वहाँ पर कम, क्योंकि वहाँ पर सड़कें का निर्माण और मकान का निर्माण करना बहुत ही कठिन होता है, किसकी जगह पर, पर्वतीय क्षेत्रों में। और ठीक उसके विपरीत आप देखोगे कि मैदानी भाग में बड़ी आसानी से हम ये सब का यानी कि पर्वत में इन सब का हम निर्माण कर सकते हैं, जैसे सड़क बनाना और फिर क्या है मकान बनाना, इस तरह से हम बहुत आसानी से कर सकते हैं, किसमें, मैदानी क्षेत्रों में। इसमें दिया गया है कि कुछ हम
कुछ सत्य असत्य के बारे में बताया। पर्वत पठारों से भिन्न है, किस वजह से। और फिर हिमानी कहाँ पर पाई जाती है, हिमानी आपको मिलेगी कहाँ पर, पर्वतीय में। दक्कन पठार कहाँ स्थित है, दक्कन का पठार आपको भारत में मिलेगा। और फिर यांगसो नदी कहाँ पर बहती है, यांगसो नदी आपको चीन पर मिलेगी। यूरोप की एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आल्प्स पर्वत है यूरोप का। खाली स्थान को भरें। समतल भूमि वाले विस्तृत क्षेत्र को क्या कहा जाता है, मैदानी भाग कहा जाता है। हिमालय एवं आल्प्स को पर्वतों का उदाहरण है। हिमालय आपको मिलेगा क्या, हिमालय भारत में, आल्प्स मिलेगा आपको यूरोप में। और फिर खालिस्तान क्षेत्रों में प्रचुर खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। किस में पाई जाती है, इसमें खनिजों में, ये पठारी क्षेत्र में। कहाँ पर, पठार क्षेत्र में। जैसे कि आप देख सकते हैं छोटा नागपुर का पठार, इस प्रकार के क्षेत्रों में खनिजों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। खालिस्तान पर्वतों का एक क्रम है, ये बतलाना है। खालिस्तान क्षेत्र कृषि के लिए सबसे अधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है इसमें, आप देखेंगे इसमें कौन सा, डेल्टाई क्षेत्र है, डेल्टा। कौन सा क्षेत्र, डेल्टा क्षेत्र। और फिर आगे देखिएगा, इसमें कुछ करके सीखें। आपके राज्य में किस प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं, इस अध्याय के आधार पर बताइए कि स्थल रूप से किस प्रकार से लिए उपयोगी है। मानचित्र में आप देखेंगे कि पर्वत श्रृंखला जैसे कि हिमालय है, रॉकीज है, एंडीज है। पठार में देखिएगा आप, तिब्बत का पठार जो कहाँ पर है, चीन में मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा, चीन में। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज चैप्टर 6 कंप्लीट कर लिए, और फिर आने वाले वीडियो में देखेंगे हम चैप्टर नंबर 7। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के साथ साथ क्या, बेल आइकन बटन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इसीलिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ क्या करें, वीडियो को फुल वॉच करें। वॉच करने से आपको थोड़ा नॉलेज मिलेगा, इस वजह से आप, और लाइक भी कीजिएगा, सेशन देखने के साथ लाइक भी कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। जय हिंद।